नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक क्रिया और सामाजिक परिवर्तन के बारे में। जब हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर की, समाज कल्याण की, तो उसमें सामाजिक क्रिया की भूमिका को नहीं भूला जा सकता है, क्योंकि सामाजिक क्रिया, सामूहिक क्रिया एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा कल्याण के कार्यक्रम संभव होते हैं। और कल्याण के कार्यक्रमों को, जिसमें समूह का विकास, समुदाय का विकास, उनकी उन्नति की बात होती है, समस्याओं के समाधान की बात होती है, तब कहीं जाकर के परिवर्तन की दिशा भी स्पष्ट होती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम सामाजिक क्रिया और सामाजिक परिवर्तन क्या है, किस प्रकार से ये संबंधित हैं, उस पर भी जानें, उनकी भी जानकारी रखें और इस वीडियो में इसी पर बात विस्तार से करने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सामाजिक क्रिया की, तो सामाजिक व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए जनता का सहयोग आवश्यक होता है, क्योंकि समाज लोगों से मिलकर बना है और समाज में लोगों का सहयोग होने पर ही कोई भी कार्य, कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। और जनता को सक्रिय रखने की जो भूमिका होती है या जनता को सक्रिय रखने की जो जिम्मेदारी होती है, वो सामाजिक क्रिया की होती है। इसीलिए सोशल एक्शन में समाज का जुड़ाव होने पर, जनता की सक्रियता होने पर ही समाज कल्याण संभव हो सकता है। सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन लाने और सुधार करने के एक संगठित प्रयास के रूप में सामाजिक क्रिया सदैव से कार्य करती रही है। इसीलिए सामाजिक क्रिया कोई सामान्य क्रिया नहीं है। जब एक व्यक्ति विशेष की हम बात करते हैं, तो वह अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य को करता है और वह व्यक्तिगत क्रिया की श्रेणी में आता है। लेकिन जब हम बात सामाजिक क्रिया की करते हैं, तो इस प्रक्रिया में कुछ निश्चित तत्वों की बात होती है। पहली अवस्था विकासात्मक चेतना से संबंधित होती है। इसमें समुदाय की सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण तथा किसी वर्ग या समग्र समुदाय के हितों को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं को जानकर उनके उत्तरदायी कारणों के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाता है। सामाजिक समस्या क्या है और उसके लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं, पहली अवस्था में यह जानने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन एक निश्चित अवस्था में आगे बढ़ता है, एक निश्चित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ती है। इसलिए पहले चरण में समस्या क्या है और उसके कारणों की जानकारी प्राप्त की जाती है। समस्या के उत्तरदायी कारणों को जानने के बाद संबंधित लोगों के साथ अध्ययन के परिणामों का आदान प्रदान किया जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का विस्तार प्रयास किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगली अवस्था संगठन की होती है। विभिन्न समूहों और समुदाय के अधिकारियों को एकत्रित होकर कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जनसंचार माध्यमों से जागरूकता उत्पन्न कर निर्दिष्ट लक्ष्य के लिए लोगों को संगठित करने का प्रयास किया जाता है। और जब लोगों की सक्रियता होती है, जुड़ाव होता है, उन कारणों के प्रति सजगता होती है, तब जाकर के स्थिति उत्पन्न होती है कि हम एक निश्चित रणनीति बनाएं कि किस प्रकार से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। समयानुकूल आवश्यकताओं के आधार पर लक्ष्य बनाए जाते हैं और उन्हें प्राप्त करने की रणनीतियां तैयार की जाती हैं। अधिकारियों के साथ रणनीति पर वार्तालाप और समझौता किया जाता है या आवश्यकता उत्पन्न होने पर सीधा संघर्ष होता है। इसीलिए अंतिम अवस्था होती है कार्यवाही की, जिसमें प्रस्तावित हस्तक्षेप का उपयोग किया जाता है और ये अवस्था अधिक व्यवस्थित और ठोस होती है, क्योंकि अंतिम परिणाम मुख्यतः कार्यवाही पर ही निर्भर होता है। यानी मात्र बातों में ही बात संपन्न हो, ऐसा कभी नहीं होता है। बात पहले की जाती है, एक प्रक्रिया निर्धारित की जाती है और फिर कार्यवाही करके किसी समस्या को समाधान तक पहुंचाया जाता है। समस्या को दूर करने का कार्यवाही सामाजिक क्रिया के द्वारा प्रयास किया जाता है।
चूँकि समाज की प्रकृति सदैव से ही परिवर्तनशील रही है, किसी न किसी कारण से कभी न कभी जो परिवर्तन समाज में देखने को मिलता है वह ध्यान आकर्षित करता है और दैनिक जीवन में कई तरह के परिवर्तन हम देखते हैं। परिवर्तन का तात्पर्य एक आवश्यक अंतर बनाना होता है। किसी एक पदार्थ या वस्तु में अपने वर्तमान रूप से बदल जाना परिवर्तन कहलाता है। किसी वस्तु चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक, समय के साथ भिन्नता उत्पन्न होना परिवर्तन कहलाता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन पर आने से पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और किसी वस्तु में दो समय में दिखाई देने वाली भिन्नता को परिवर्तन कहते हैं। यानी वस्तु एक है, समय काल दो हैं और इन दोनों समय कालों में उस वस्तु का जो स्वरूप है जब वह परिवर्तित होता है उसमें कुछ भिन्नता दिखाई देती है तो उसे हम परिवर्तन के नाम से जानते हैं। परिवर्तन स्वतः भी हो सकता है या जानबूझकर योजनाबद्ध ढंग से भी किया जा सकता है। यह अच्छाई एवं बुराई की तरफ या तीव्र और मंद किसी भी गति से हो सकता है। संपूर्ण समाज और उसके किसी भी पक्ष में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है जिसमें समाज की विभिन्न संस्थाएं, समिति सब समाहित हैं और इसके किसी एक पक्ष में परिवर्तन को भी हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं या संपूर्णता से समाज में दिखाई देने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक स्तर पर होने वाला परिवर्तन है। तो पहले हमने जाना कि आखिर परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन के लिए किसी वस्तु का होना आवश्यक है, दो भिन्न कालों का होना आवश्यक है और एक भिन्न स्वरूप दिखाई देना आवश्यक है। इस प्रकार से वस्तु, समय और भिन्नता होने पर ही परिवर्तन दिखता है। तो जब यह कार्यक्रम, यह प्रक्रिया समाज में घटित होती है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तब वह सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप में दिखाई देती है। सामाजिक परिवर्तन भी एकदम से प्रस्फुटित नहीं होता, यह एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें भी समय लगता है। लेकिन कोई भी ऐसा समाज या काल नहीं रहा है जब सामाजिक परिवर्तन देखने को नहीं मिला है और जब भी परिवर्तन की बात हुई है तो यह परिवर्तन सामूहिक क्रिया के बगैर, सामाजिक क्रिया के बगैर संभव नहीं हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन समाज के मानदंडों या व्यक्तियों द्वारा कार्य करने के नियमों में परिवर्तन को परिलक्षित करता है। सभी सामाजिक परिवर्तन स्थायी या महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। कुछ विद्वानों ने सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा, तो कुछ ने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन के संबोधन से सम्मानित किया। यानी कि या तो संरचना में परिवर्तन होगा और या संबंधों में परिवर्तन होगा, लेकिन जब भी परिवर्तन होगा तो समाज के व्यापक वर्ग को प्रभावित करेगा। इसलिए संरचनात्मक परिवर्तन भी दिखाई देते हैं और प्रकार्यात्मक परिवर्तन भी समाज में दिखाई देते हैं। उदाहरण से अगर हम इस बात को समझना चाहें तो लंबे समय से परिवार और विवाह समाज की वो संस्थाएं रही हैं जो कि व्यक्ति के जीवन में उसके प्रारंभ से अंत तक जुड़ाव रखती हैं। लेकिन समय परिवर्तन के संग जो कार्य परिवार द्वारा, जो प्रकार्य परिवार के सदस्यों के द्वारा संपन्न हुआ करते थे, समय के विभिन्न कारणों के, समय के बदलाव के विभिन्न कारणों के कारण आज वो कार्य कई और संस्थाओं द्वारा भी संपादित होते दिखाई देते हैं। जैसे संयुक्त परिवार होने से कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहा करते थे, लेकिन आज समय की मांग के अनुसार यदि बच्चे अपने माता पिता से दूर हैं, माता पिता किसी और स्थान पर हैं, एक नव दंपति, नव परिवार किसी और स्थान पर रह रहा है, लेकिन वहाँ पर भी छोटे बच्चे हैं, तो वो जो
प्रकार्य परिवार के सदस्यों के द्वारा हुआ करता था। बड़े लोग जब रहते थे तो बच्चे उनके पास सुरक्षित रहते थे, और यदि किसी कार्य से माता पिता को जाना होता था तो वो आसानी से चले जाते थे। लेकिन आज उनके वहाँ ना होने से या संग नहीं रहने से जो नवीन परिस्थितियाँ हुई हैं उत्पन्न, उनमें भी बच्चों को लालन पालन तो किया जा रहा है, लेकिन आज उस जगह नहीं होकर के यह भूमिका क्रचेस के द्वारा निभाई जाती हैं, जहाँ पर छोटे बच्चों को माता पिता छोड़ के चले जाते हैं यदि वह कार्य करने जा रहे होते हैं, या मेड्स रखी जाती हैं घर में जो बच्चों का ध्यान रखती हैं। लेकिन कार्य वही है बच्चों को ध्यान करने का, बच्चों की देखभाल करने का, लेकिन दूसरे सदस्यों के द्वारा किया जाता है जो उसके लिए या तो पैसे लेते हैं या एक नौकरी की तरह एक पेशे के रूप में उनका ध्यान रखते हैं। तो अपने आप समाज की संरचना में जो एक पारिवारिक मूल्य थे उनका स्थान परिवर्तित हो गया। जो प्रकार्य परिवारजनों के द्वारा संपन्न होते थे वो प्रकार्य अब दूसरी संस्थाओं के द्वारा संपन्न होते हैं। प्रारंभ में समाज वैज्ञानिकों ने उद्विकास, प्रगति और सामाजिक परिवर्तनों में भेद नहीं किया था, और वे इन तीनों अवधारणाओं का प्रयोग एक ही अर्थ में करते थे। 1922 में ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में इनमें पाए जाने वाले भेद को स्पष्ट किया। जब हम बात उद्विकास की करते हैं तो वो सरलता से जटिलता की ओर बात करता है। धीरे धीरे विकास होता है और उस प्रक्रिया को उद्विकास के नाम से हम जानते हैं। लेकिन जब हम बात प्रगति की करते हैं और परिवर्तन की करते हैं तो वह निश्चित दिशा में किया गया परिवर्तन है, और निश्चित दिशा में सबके विकास से संबंधित है, तो वह प्रकृति के रूप में, प्रगति के रूप में, प्रोग्रेस के रूप में दिखाई देता है। किंग्सले डेविस कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन में हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रक्रिया में घटित होते हैं। समाज की विभिन्न इकाइयाँ जैसे संस्थाएं, समुदाय, समितियाँ, समूह और परिस्थितियाँ सब मिलकर के सामाजिक ढांचे का निर्माण करती हैं, और इन इकाइयों के अलग अलग प्रकार्य होते हैं। सामाजिक ढांचा और इनकी इकाइयों के प्रकारों से सामाजिक संगठन का निर्माण होता है। जैसे शैक्षणिक संस्था का अपना कार्य है, स्वास्थ्य संस्थाओं का अपना कार्य है, पुलिस फोर्सेस का, इन इकाइयों का अपना नियम व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य है। यानी कि जितनी भी सामाजिक ढांचे की इकाइयां हैं उनके अपने निश्चित कार्य होते हैं, और इन कार्यों के, इन प्रकारों के कारण ही एक संगठन बनता है जो समाज में व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करता है। इस सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन अर्थात सामाजिक ढांचे और प्रकार्य या किसी एक में होने वाले परिवर्तन को डेविस ने सामाजिक परिवर्तन कहा। जॉनसन सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने और विचार करने के तरीकों में होने वाले रूपांतर के रूप में स्पष्ट करते हैं। एल्ड्रिच और मेरिल का अर्थ है कि मानव क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। मानव क्रियाएं सदैव ही एक जैसी नहीं होती हैं। हमारी क्रियाएं हमारे पूर्वजों की क्रियाओं से भिन्न हैं। यहाँ तक कि बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था की क्रियाओं में भी भिन्नता पाई जाती है। वे लिखते हैं कि जब मानव व्यवहार बदलाव की प्रक्रिया में होता है तब हम उसी को दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं और प्रकारों में होते हैं। यानी संपूर्ण रूप से, जैसा कि हमने बात प्रारंभ में ही की थी कि परिवर्तन होने के लिए आवश्यकता है किसी भी भौतिक या अभौतिक वस्तु की, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके स्वरूपों में देखने के लिए वो परिवर्तन दो समय, दो विभिन्न कालों में देखा जाता है, और जो भिन्न स्वरूप दिखाई देता है वह जाकर के सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन में कुछ निश्चित तथ्यों को हम देखते हैं। सामाजिक ढांचे और प्रकार में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों, विश्वासों और मूल्यों में परिवर्तन से न होकर समाज के सभी या अधिकांश लोगों की जीवन विधि में परिवर्तन से होता है। एक व्यक्ति के जीवन का या परिवार के कुछ सदस्यों के, लोगों के जीवन का जो बदलाव है, वह बदलाव
व्यापक स्तर पर नहीं होता है। जब व्यापक स्तर पर यह दिखाई देता है तब वह सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से होता है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन व्यापक गति से और व्यापक दिशा में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की कुछ निश्चित विशेषताओं की। तो सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है जो किसी भी काल में किसी भी समाज में व्यापक रूप से देखी जा सकती है। यह एक ऐसी घटना है जो कि समाज में पाई जाती है, इसलिए इसकी जो प्रकृति है वह भी सामाजिक है, यानी कि सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी, प्रथाओं से जुड़ी, व्यवस्थाओं से जुड़ी होने के कारण सामाजिक प्रकृति इसमें देखने को मिलती है। यह जटिल तथ्य के रूप में अपनी पहचान रखती है क्योंकि परिवर्तन आसानी से दिखाई नहीं देता है। इसीलिए एक लंबा समय यह समझने में बीतता है कि क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या इसकी दिशा है और किस प्रकार से यह संभव हो पा रहा है। इसलिए यह एक जटिल तथ्य के रूप में जाना जाता है। इसकी भविष्यवाणी करना भी हर बार सरल और संभव नहीं होता है। हम व्यक्ति के व्यवहार को भी कई बार ये सोच लेते कि बदलाव हो गया है, लेकिन वह बदलाव या परिवर्तन नहीं होता। कई बार किसी परिस्थिति के कारण भी व्यक्ति वैसा व्यवहार कर लेता है। तो समाज में व्यापक रूप से परिवर्तन को जांचने के लिए भी हर बार सफल भविष्यवाणी हो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। इसकी गति असमान रहती है और इसकी प्रकृति स्वाभाविक होती है, इसलिए यह निश्चित रूप से समाज में देखने को मिलता है। अगर हम सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों की बात करें तो ये 3 रूपों में दिखाई देता है। पहला है रेखीय प्रतिमान, जो कि एक सीधी रेखा में होता है, यानी धीरे धीरे एक ही रेखा में किया गया विकास रेखीय प्रतिमान के रूप में रेखीय परिवर्तन के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि औद्योगिक परिवर्तन या वैज्ञानिक परिवर्तन, यानी एक के बाद एक जो परिवर्तन की गति है वो एक रेखा में बढ़ी है। इसको हम प्रथम प्रतिमान के रूप में जानते हैं। द्वितीय प्रतिमान उतार चढ़ाव वाला प्रतिमान होता है। जैसे आर्थिक क्रिया या जनसंख्या के क्षेत्र में जब हम परिवर्तन देखते हैं तो वह द्वितीय प्रतिमान के रूप में जाना जाता है। तृतीय प्रतिमान चक्रीय परिवर्तन के रूप में होता है। जैसे कि संस्कृति, फैशन, सामाजिक मूल्य, स्वतंत्रता के क्षेत्र में, नियंत्रण के क्षेत्र में जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो कहते हैं कि फैशन लौट कर आता है, एक चक्र की तरह है। एक बार आया, लोगों ने जाना, वह उसमें सुधार हुआ और वो पुनः अपने पुराने स्वरूप में चला गया। तो इस प्रकार से यह एक चक्रीय परिवर्तन के रूप में भी जाना जाता है। तो सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान सामान्य रूप से समाज में देखने को मिलते हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन सामाजिक क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि किस प्रकार की सामाजिक क्रिया की जाए ताकि यह कार्य संपन्न हो सके, और उसको जानने के लिए आवश्यकता होती है निश्चित कारकों को जानने की, कारणों को जानने की। और अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारकों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जैविकीय कारक में, जिसमें हम बात करते हैं हेरिडिटी की, जिसमें हम बात करते हैं जन्म दर, मृत्यु दर की, यानी कि बहुत अधिक जनसंख्या होने पर भी जो जनसंख्या एकत्रित हुई है वो कितनी प्रोडक्टिव है, उससे किस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है, क्या वह जनसंख्या समाज के विकास में योगदान दे रही है। जब बात मृत्यु दर की होती है तो वह भी एक विचारणीय प्रश्न है। तो जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर जनसंख्या पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और वह कितनी लाभकारी सिद्ध हो रही है, ये जैविकीय कारक के रूप में अपनी पहचान रखता है और इसके आधार पर समाज में परिवर्तन की दिशा निर्धारित होती है। जब हम बात करें भौगोलिक कारक की, तो चाहे वह बारिश की, बाढ़ की स्थिति हो या सूखे अकाल की स्थिति हो, हर परिस्थिति जो कि सामान्य जन के लिए पीड़ादायक है वह उसमें संघर्ष कर रहा है कि इसका समाधान कैसे प्राप्त करें। ऐसी अवस्था में आवश्यकता होती है इन भौगोलिक कारकों को पहचान कर दूर करने की और एक सफल दिशा में परिवर्तन को लाने की। आर्थिक कारक की जब बात आती है तो यदि एक बहुत बड़ा वर्ग जिसके पास व्यवस्थाओं पर नियंत्रण है, तो एक वर्ग वो भी होगा जिसका इस पर नियंत्रण नहीं होगा और उनके बीच में संघर्ष की स्थिति रहती है, और ऐसी स्थिति भी सामाजिक परिवर्तन को लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है।
बात करें प्रौद्योगिकी कारक की, तो जैसे जैसे इस विज्ञान और तकनीकी के युग में परिवर्तन हो रहा है, आप और हम इस बात को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि इसका प्रभाव भी विज्ञान और तकनीकी का जीवन में जो प्रभाव है वो भी दिखाई दे रहा है, और उसका कहीं ना कहीं संबंध और प्रभाव हमारे मूल्यों पर भी दिखाई देता है। मनोवैज्ञानिक कारक की जब बात आती है, तो एक समय विभिन्न परिस्थितियों में रहने की दृढ़ता होना, और कभी विकट समय में उस दृढ़ता को ही नहीं याद रख पाना, उससे भी परिवर्तन की अवस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक परिस्थितियां यदि समाज में व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग कर रही हैं, तब तक समाज का संपूर्ण योगदान प्राप्त होता है। लेकिन यदि इसमें भी निरंकुश व्यवस्था हो जाएगी, तो इस प्रकार की व्यवस्था समाज में एक नियम को बनाए रखने में सहयोग नहीं करेगी और संघर्ष की स्थिति को जन्म देगी, जो आगे चल करके सामाजिक परिवर्तन का द्योतक बन सकती है। वैचारिक कारक की जब हम बात करते हैं, तो एक निश्चित सोच विचारधारा समाज में किसी न किसी रूप में रही है। यदि हम हिंसा की बात करते हैं, तो एक मार्क्सवादी सोच कह रही है कि संघर्ष की स्थिति सदैव बनी रहती है, तो गांधीवादी सोच कहती है कि अहिंसा से भी समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। ये एक वैचारिक कारक है जिसका पालन करने से व्यक्ति विशेष उस दिशा में आगे बढ़ता है और सामाजिक परिवर्तन लाने में सहयोग करता है। तो संस्कृति की भूमिका को नहीं नकारा जा सकता। अपने संस्कृति के तत्वों में दूसरी संस्कृति के तत्वों को समाहित करके एक व्यवस्था को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने का प्रयास जिसमें किया जाए, वह भी सामाजिक परिवर्तन को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और महान लोगों की भूमिका सामाजिक परिवर्तन लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए समय समय पर लेखकों द्वारा, विद्वानों द्वारा, चर्चा के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, लेखनी के द्वारा लोगों तक उन विचारों को पहुंचाया जाता है जो कि जनमानस में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे विचारों को और स्थान दे। व्यक्तिवादी एकनिष्ठ सोच से ऊपर उठा करके व्यक्ति को सामूहिक विकास की ओर ले जाने का प्रयास करे और सामूहिक क्रिया के समर्थन को प्राप्त करके समूह के विकास की बात करे। इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन लाने में कुछ प्रमुख कारकों का हमने यहाँ पर विस्तार से विमर्श किया है। सामाजिक परिवर्तन तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक उसके लिए एक सक्रिय रणनीति ना बनाई जाए, सक्रिय योगदानों को उसमें ना समाहित किया जाए, और इसके लिए आवश्यकता होती है इस जन चेतना को बनाए रखने की, जन चेतना को लोगों तक पहुंचाने की। अतः किसी भी समस्या को जानते हुए उसके परिणामों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें, उसके कारणों के बारे में पहले पहचानें, उसके बारे में लोगों से बात करें और रणनीति का निर्माण करके सामाजिक परिवर्तन को लाने की दिशा में सफल प्रयास करें। इस वीडियो में हमने यही जानने का प्रयास किया कि सामाजिक क्रिया क्या है और किस प्रकार से वो सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी हुई है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन को जानना भी आवश्यक है। कोई भी सामाजिक परिवर्तन किसी समाज में यूं ही प्रकट नहीं होता, वह निश्चित प्रक्रिया के तहत होता है। सामाजिक क्रिया वह माध्यम बनती है जिससे यह प्रक्रिया संपन्न होती है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में हमने यह जाना कि सामाजिक संरचना या सामाजिक प्रकार्य में समय के अनुसार जो परिवर्तन किया गया या होता गया, वह परिवर्तन एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करता रहा, और चूंकि यह परिवर्तन एक निश्चित दिशा में हुआ, इसलिए इस परिवर्तन में कई बार विकास के जो क्रम हैं वो अलग अलग समाज में अलग अलग ढंग से देखने को मिले। लेकिन किसी भी समाज की यदि हम बात करते हैं तो हर समाज में एक निश्चित विचारधारा के आधार पर यह कार्यक्रम आगे बढ़ा। इसीलिए हमने बात की महान लोगों की भूमिकाओं की, हमने बात की मनोवैज्ञानिक आधार की, हमने बात की उन कारकों की जिससे कि सामाजिक परिवर्तन लाना संभव हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन लाने में प्रकृति जो है सामाजिक परिवर्तन की, वो सामाजिक होने के कारण सामाजिक कारकों की भी भूमिका रहती है। इसमें सामाजिक संस्थाओं की भूमिका, सामाजिक व्यवस्थाओं की भूमिका, सामाजिक मूल्यों की व्यवस्था को हम नहीं नकार सकते हैं। और यह सामाजिक मूल्य, व्यवस्था, संस्थाएं सभी समाजों में यकीनन पाई जाती हैं, लेकिन उनके प्रकारों में कुछ अंतर होने के कारण संरचना में अंतर दिखाई देता है, और इसीलिए समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति भिन्न होती है, असमान होती है। सामाजिक परिवर्तन
एक स्वाभाविक घटना है। इसमें निश्चित कारणों का, परिणामों का उल्लेख ज़रूर है, लेकिन ये कितने होंगे इसके बारे में कोई भविष्यवाणी करना संभव सरलता से नहीं हो सकता। सामाजिक परिवर्तन एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होने वाला परिवर्तन होता है, जिसमें कई बार ये संभावना रहती है कि जो दिखाई दे रहा है वो तुरंत प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन यह होने मात्र से ही यह प्रक्रिया अधूरी नहीं होती। कुछ लंबा समय, कुछ इंतज़ार के द्वारा, कुछ प्रयास के द्वारा स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है कि समाज में परिवर्तन दिखाई दे। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वकालिक और सार्वभौमिक घटना के रूप में अपनी पहचान रखता है, इसलिए कभी यह रेखीय परिवर्तन के रूप में एक ही दिशा में होता हुआ दिखाई देता है, तो कभी ये उतार चढ़ाव वाले परिवर्तन के रूप में दिखाई देता है, और कभी इसका जो प्रतिमान है, स्वरूप है, वो चक्रीय होता है। जब हम बात करते हैं संस्कृति की, तो संस्कृति में मूल्यों की बात है, संस्थाओं की बात है, प्रथाओं और परंपराओं की बात है, नियंत्रण की बात है, स्वतंत्रता के क्षेत्र की बात है, लेकिन सभी पक्षों को समाहित करने के लिए एक निश्चित विचारधारा की और प्रक्रिया की भी आवश्यकता है, जिसका प्रयोग सामाजिक परिवर्तन में किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन समाज कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होता है, जिसको संपन्न करने में और प्राप्त करने में सामाजिक क्रिया की भूमिका होती है। इसीलिए सामाजिक क्रिया का अर्थ जानने के बाद, उसके एक निश्चित प्रक्रिया को जानने के बाद, इस वीडियो में हमने सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, विशेषताएं, प्रतिमान और कारक के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से सामाजिक परिवर्तनों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन यह परिवर्तनों की स्पष्टता तभी संभव है और इसका महत्व भी तभी संभव है जब समाज में उन समस्याओं का अंत हो, जिस दिशा में, जिसकी प्राप्ति के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए यह प्रयास किए जाते हैं। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक क्रिया मिलकर के समाज कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती हैं। सामाजिक क्रिया के लिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि पहले उन कारणों को जाना जाए जो कि समस्या से संबंधित हैं, उसके बाद प्रयास किया जाता है कि उन लोगों से संपर्क किया जाए जिसके द्वारा इसका समाधान ढूंढा जाता है, और उसके बाद ये प्रयास किया जाता है कि वो क्या रणनीति बनाई जाए, और रणनीति बनाते समय ही सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य ध्यान में रखा जाता है। सामाजिक परिवर्तन प्राप्त करना सहज नहीं है, यह एक लंबी प्रक्रिया रहती है, लेकिन यदि सही दिशा में व्यवस्थित ढंग से इस प्रक्रिया को संपन्न करने का प्रयास किया जाता है, तो यह प्रक्रिया समाज में एक सहजता के भाव को, समानता के व्यवहार को लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक क्रिया और सामाजिक परिवर्तन दोनों ही अपने आप में अलग और महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन दोनों के ही सहयोग से समाज में कल्याण को लाना संभव हो सकता है। इसीलिए ऑकबर्न, सोरोकिन, टॉयनबी जैसे विद्वानों ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों में इस पर ध्यान देने का प्रयास किया, और यह प्रयास इस दिशा में सफल और सार्थक रहा कि समाज में, चाहे वह पैराबोलिक रूप में हो या वो चक्रीय रूप में हो, जब भी परिवर्तन होता है तो वह समाज के संपूर्ण स्वरूप को प्रभावित करता है, और किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी पक्ष से वो जब संबंधित होता है, तो ना सिर्फ वह पक्ष परिवर्तित होता है, बल्कि संपूर्ण समाज पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। समाज में व्यवस्था बनी रहे, समाज में कोई भी वर्ग उत्पीड़न से ग्रसित ना रहे, और समाज में कल्याण को अधिक से अधिक पहुंचाया जा सके, बनाया जा सके, इस व्यवस्था को बनाने में सामाजिक क्रिया की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सामाजिक क्रिया की इस भूमिका को सामाजिक परिवर्तन के रूप में हम देख सकते हैं। इसीलिए सामाजिक क्रिया और सामाजिक परिवर्तन के अर्थ में हम भेद पाते हुए भी समानता देखते हैं। कोई भी परिवर्तन बिना सामाजिक क्रिया के संभव नहीं हो सकता, और सामाजिक क्रिया के संगठित प्रयास से ही सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। इसलिए इन दोनों के सहयोग को हम नहीं बिसरा सकते हैं। इस वीडियो में हमने इसी विषय पर विस्तार से चर्चा की कि किस प्रकार से समाज में सामाजिक क्रिया है,
क्या रणनीति तक पहुंचने में उसकी भूमिका है और रणनीति को अपनाने के बाद किस प्रकार से परिवर्तन होता है, वह हमने इस दिशा में जानने का सफल और सार्थक प्रयास किया। इस वीडियो को जानने के बाद इस विषय पर आप विस्तार से अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं कि किस प्रकार से समाज में परिवर्तन होता है और समाज में जो परिवर्तन है उसमें सामाजिक प्रक्रिया में सामाजिक क्रिया की क्या भूमिका होती है। धन्यवाद।